हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे फर्स्ट जो वीडियो है उसी में ही आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंग सेक्ट में उनके दोनों ही जुड़वा जो बेटे थे ना, उनके बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही थी। उनके जन्मदिन का जो समारोह था ना वो मनाया जा रहा था और सारे के सारे गेस्ट आ भी चुके थे। सभी लोग वहाँ पे आने के बाद अपने अपने जगहों को ले भी चुके थे। जहाँ पे उन्हें बैठना था वहाँ पे वो लोग बैठ भी चुके थे और साथ ही साथ उस सेक्ट के राजकुमारों का उस हॉल में एंट्री भी हो चुका था। यानी कि इस एफएफ में विंग और जैन चेंग दोनों ही ट्विन ब्रदर्स हैं। जैन चेंग वैसे तो विंग से 4 मिनट बड़ा था, लेकिन फिर भी उन दोनों को कभी भी बड़े या छोटे का मतलब ऐसा भेदभाव नहीं किया गया और न ही कभी ये जताया गया कि विंग छोटा है तो जैन चेंग बड़ा है तो इन फ्यूचर उसे अपने पिता की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी और क्लैन लीडर भी बनना होगा। मतलब ये चीज़ होती है ना कि घर का बड़ा बेटा ही अपने पिता की असली गद्दी संभालेगा, तो वो चीज़ कभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं गई थी। इवन यहाँ पे तो विंग पे और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। विंग पे मतलब वहाँ जैन चेंग पे एक तरीके से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए शायद इतना प्रेशर नहीं रहता था, लेकिन जैन चेंग के ऊपर विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। उसे हर एक चीज़, हर एक तरह की युद्ध नीति आनी चाहिए, हर एक कलाएँ आनी चाहिए, चाहे वो युद्ध नीति वाली हो या जादू वाली हो या फिर पेपर वर्क, मतलब जो भी है हर एक चीज़ में उससे आगे होना है किसी भी हालत में। जैन फेंगमैन और मैडम यू ने उसे बचपन से ही इस तरीके से पाला था कि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ रही थी कि मुझे सबसे अच्छा बनना है, मुझे सबसे अलग बनना है, मुझे हर एक चीज़ आनी चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मुझे नहीं आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जैन फेंगमैन और मैडम यू ने ही उसके मन में भरी थी। वो बात अलग है कि उन्होंने कभी भी जैन चैंग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं किया। अगर उसे आती थी तो ठीक है, नहीं आती थी तो वो अपना टाइम ले सकता है, पूरा टाइम ले सकता है उस चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे विंग के ऊपर इतनी मर्जी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं दिखाई जाती थी। वो बात अलग है कि जैन फेंगमैन और मैडम यू ने मिलकर विंग को बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल भी किया था, बहुत बुरी तरीके से उसको बिगाड़ा भी था, लेकिन हाँ उसको बहुत अच्छे से पाला भी था, हर एक चीज़ का उसका ध्यान दिया था, हर एक चीज़ उसे प्रोवाइड करवाई थी जो कि उसके नीड्स में आती थी। और यहाँ तक कि उसे इस स्थिति में तक जीना सिखाया था कि अगर बाय एनी चांस उसके पास कुछ भी नहीं है ना तो भी उसे कैसे जीना है ये उसे सिखाया गया था। कभी कभार तो जैन चैंग को इस बात से चिढ़ होने लगती थी कि विंग को इतनी अटेंशन क्यों दी जाती है, क्यों उसे हर एक चीज़ के लिए इंक्रेज किया जाता है, जबकि उसके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। जबकि हमेशा यही कहा जाता है कि वो बड़ा है, उसके बड़ा होके अपने पापा मतलब जो पिता है उसकी गद्दी को संभालना है, पूरे सेक्ट को संभालना है, लेकिन फिर भी विंग के ऊपर ही इतना ध्यान क्यों दिया जाता है कि उसे हर एक चीज़ आनी चाहिए, हर एक सेक्ट की युद्ध नीतियाँ आनी चाहिए, हर एक वेपन को यूज़ करना आना चाहिए, हर एक कला आनी चाहिए, जितने भी मैजिक से हैं या फिर लोगों को अपनी बातों में उलझाना है या अपनी बातों से जवाब देना है, हर एक चीज़ से क्यों सिखाया जाता है, जबकि उसके ऊपर तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि असल में होना ये चाहिए था कि जैन चेंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। कभी कभार वो ये चीज़ मतलब इस सब की वजह से विंग से थोड़ा बहुत मतलब अजीब, बहुत चिड़चिड़ापन रहता था उसके ऊपर। लेकिन कभी कभार इस चीज़ को देखते हुए उसे खुशी भी होती थी कि एटलीस्ट जितनी स्ट्रिक्टनेस विंग के ऊपर लगाए जाते हैं, जितने रेस्ट्रिक्शंस विंग के ऊपर लगाए जाते हैं, उतने उसके ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को एंजॉय तो कर रहा है। भले ही वो बात अलग थी कि विंग भी चोरी छिपे बहुत ज़्यादा मज़े किया करता था। लेकिन आज आज उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था। आज उनको 18 साल कंप्लीट होने वाले थे और इसी के साथ बाकी चीज़ों के लिए उसे अलाउ किया जाएगा या नहीं उसकी तो बात छोड़ ही दो। लेकिन विंग और जैन चेंग तो आज ये सोच के खुश थे कि एटलीस्ट आज के बाद उन्हें सरेआम सबके सामने शराब पीने को मिलेगी। वो दोनों भाई वैसे तो ये नहीं था कि वो पहली बार आज शराब को हाथ लगाएंगे या ड्रिंक करेंगे। वैसे भी उन्होंने बहुत बाहर चोरी छुपे, जब वो 16 साल की उम्र में यहाँ से क्लाउड रिसेसेस गए थे तब भी उन्होंने मतलब चोरी छिपे ये सब कुछ बहुत बार किया था। लेकिन चोरी छुपे करने का और सबके सामने करने का एक अलग मज़ा होता है और इस चीज़ का एहसास आज उन दोनों को हो रहा था।
वैसे तो उन्हें पता था कि उन्हें 2 साल और अपने क्लाउड रिसोर्सेज में ही निकालने हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जब वो वहाँ से वापस आएंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम की छुट्टियों के लिए, तो एटलीस्ट तब तो वो खुलेआम ये सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें चोरी छुपे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ थी जो उनके माइंड में घूम रही थी। उनके माता पिता कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें एक कैपेबल पर्सन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि हम लोग 18+ हुए हैं, मतलब हमें आज के बाद कुछ चीज़ें होंगी जो अलाउड होंगी। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी शादी के सपने तक देख लिए थे, सिर्फ जैन चैंग ने, क्योंकि विंग को ये सब कुछ 21 साल तक बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उसके मदर फादर ने उससे पहले ही बोल दिया था कि जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते तुम किसी को भी मतलब शादी करने के लिए बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, तुम लव कर सकते हो, तब तक अपना अफेयर रख सकते हो, किसी को प्रपोज कर सकते हो, अपने लिए कोई ओमेगा चूज कर सकते हो और 21 साल के बाद उसके साथ शादी भी कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम किसी से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकते। जैन चैंग को इस मैटर में भी पूरी छूट थी। महफिल पूरी की पूरी सज चुकी थी। जितने लोग आने थे सारे के सारे लोग आ चुके थे और जितने लोग वहाँ पे मतलब अंडर एज थे उनके लिए टी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो वहाँ पे रखी गई थी। और जो टी मतलब जो 18+ थे उनके लिए वहाँ पे वाइन रखी गई थी। और अब सभी लोगों को वो चीज़ें सर्व भी होने लगी थी जो कि उनके लिए थी, यानी कि जिसके लिए चाय थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, उन्हें वो चीज़ें सर्व हो रही थी। और जिनके लिए वाइन और ड्रिंक्स वगैरह मतलब शराब वगैरह जो थी वो जिनके लिए थी वो उन्हें भी प्रोवाइड करवा देना शुरू हो चुका था। आज विंग और जैन चैंग के सामने भी स्पेशल ग्लासेस में वाइन डाल दी गई थी और विंग के मुंह से तो जो पानी निकल रहा था ना, उसका तो जवाब ही नहीं था। मानो उस वाइन में मिलाने के लिए जो पानी इस वक्त ज़रूरत होती है ना, मतलब ड्रिंक में थोड़ा बहुत पानी जो चाहिए होता है ना, वो शायद उसके मुंह में पहले से ही था। उसको ज़रूरत नहीं थी कि कोई एक्स्ट्रा वाटर उस मतलब उस ड्रिंक के ऊपर मिलाया जाए। दूसरी तरफ जैन चैंग का भी हालत कुछ कम नहीं था। वो कौन सा अपने भाई से कम था, वो तो अपने भाई से 4 गुना ज़्यादा था। शैतानियों में तो वो जैन चैंग से भी आगे था, सॉरी विंग से भी आगे था। लेकिन फर्स्ट हमेशा विंग ही था, क्योंकि विंग अपनी करनी सबके सामने बोलता था कि मैंने किया है। सभी के सामने बैठ के आज पहली बार वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था ना कि हाँ, आज के बाद वो सीनियर सिटीजन में ऐड कर लिए गए हैं। भले ही वो बात अलग है कि अभी वो बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें एक फीलिंग आ रही थी कि यार 18 साल का होना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जैन चैंग और विंग के लिए आज मतलब वो लोग अपनी पहली ड्रिंक ले रहे थे। वैसे ये सब कुछ गलतफहमियां सभी लोगों को थी, वो अपनी पहली ड्रिंक नहीं ले रहे थे, लेकिन हाँ, दिखावा वो जरूर कर रहे थे कि वो आज अपनी पहली ड्रिंक ले रहे हैं। तो इसी बात पे सभी लोगों ने एक साथ टोस्ट किया था और एक ही सिप में उस सारे ग्लास को सभी लोगों ने एक साथ कंप्लीट कर लिया था। विंग और जैन चैंग को दोबारा सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड नहीं करवाई गई, क्योंकि सॉरी हार्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड नहीं कराई गई, क्योंकि सभी को ऐसा लगता था कि ये पहली बार पी रहे हैं तो मे बी इन लोगों को नशा हो सकता है या फिर तबीयत बिगड़ सकती है, तो इनके लिए एक एक ड्रिंक ही काफ़ी है। वो बात अलग थी कि उन लोगों को ज़रूर मन था कि वो और भी पिए। खैर, इस वक्त वो बोल नहीं सकते थे कि हम लोगों को आदत है, क्योंकि अगर बोलते तो उनका राज खुल जाता, और राज अपने बर्थडे के दिन खुल जाए तो बर्थडे क्या बन जाएगा वो अच्छे से जानते थे। और मैडम यू के गुस्से को तो वो पहले से ही बहुत अच्छे से जानते थे। ड्रिंक का जो ये टोस्ट था ना, वो कंप्लीट हो जाने के बाद अब धीरे धीरे सभी लोग अपने लाए हुए गिफ्ट्स बर्थडे बॉयज़ को देने लगे थे। सभी लोग मतलब जो गिफ्ट लेके आए थे वो उन्हें देने लगे थे। लगभग 1 घंटा ये प्रोसेस चला था, क्योंकि लगभग वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग थे जो आए हुए थे और सभी लोग गिफ्ट लेके आए थे। और एक इंसान के लिए नहीं, 2-2 इंसानों के लिए लेके आए थे, तो टाइम तो लगना ही था। 1 घंटा पूरा निकल चुका था और अब लोग इस वक्त बैठ के बहुत शांति से कुछ सुनना चाहते थे, कुछ ऐसा देखना चाहते थे जो कि मनमोहक हो। और इस वक्त एक इंसान था जिसकी नज़र किसी एक इंसान के ऊपर थी, वो था विंग। विंग की नज़र एक शांत बैठे हुए लड़के के ऊपर थी और वो कोई और नहीं, लान वांगजी था। उसकी नज़र एकदम लान वांगजी पे गड़ी हुई थी और साथ ही साथ जैन पेंगम्यान, मैडम यू, लैन चिरेन और लैन सिचेन, इन चारों की ही नज़र
उन दोनों पे ही थी। दूसरी तरफ लान वांगजी था जो कि अपने आई कांटेक्ट को मतलब बिल्कुल भी कोशिश कर रहा था कि वो विंग के साथ अपने आई कांटेक्ट को ना बनाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो ऑफकोर्स सी बात थी, जो उसके अंदर की फीलिंग है ना वो सबको दिखाई देती। हाँ वो अच्छा था, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने में अच्छा था, मतलब उन्हें सबसे हाइड करने में अच्छा था, लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि विंग और उसके ब्रदर दो ऐसे शख्स हैं जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी पढ़ सकते हैं। उसके शब्दों का बिना इस्तेमाल किए ही अगर वो किसी से बात करना चाहता है ना, तो विंग और उसके ब्रदर दोनों ही इस चीज़ में कैपेबल थे कि उसकी बात को समझ सकते थे। इसलिए वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था कि नहीं, वो इस वक्त विंग को नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाए हुए थे। लेकिन विंग कहाँ पीछे रहने वाला था। विंग इस वक्त चाहता था कि लान वांगजी अपने मुंह से कुछ बोले, कुछ ऐसा करे जो कि उसको स्पेशल फील कराए। और यही नहीं, वो चाहता था कि लान वांगजी का जो टैलेंट है ना वो सबके सामने आए। हालांकि सभी लोग जानते थे लान वांगजी अपने युद्ध कला में, अपने संगीत में, अपने शांत रहने की स्वभाव से लगभग सभी इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में सभी के लिए एक आइडल टाइप माना जाता है। लेकिन फिर भी विंग चाहता था कि वो थोड़ा सा ओपन अप हो, इसलिए उसने डायरेक्टली उसके सामने जाके ही उससे बोल दिया, एज माई लवर तुम्हें मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट करना चाहिए। तो तभी लान वांगजी की जो ईयर्स थी ना वो इतनी रेड हो चुकी थी, साथ ही साथ उसके चीक्स भी रेड हो चुके थे कि ये कैसा इंसान है। हाँ मानता हूँ हम दोनों के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप है, लेकिन इसको सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। मानता हूँ सभी लोगों को पता है कि हम दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मतलब एक सीक्रेट चीज़ें तो होनी चाहिए ना। हमें अपनी बातों को किसी तरीके से मतलब इतने ओपनली तो सबके सामने नहीं बोलना चाहिए ना। लानजान बेचारा अपनी जो रेड ईयर्स थी, अपने रेड चीक्स थे, अपना पूरा फेस बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका लवर एक नॉटी पर्सन है और वो अच्छे से जानता है कि कैसे अपने लवर को प्लश करवाया जाता है, कैसे उससे शर्म से पानी पानी किया जाता है, वो बहुत अच्छे से जानता था। हालांकि इस वक्त वो बात कर रहा था कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सा गाए, अपना 7 तारों वाली वीणा जो हमेशा यूज़ करता है उसको बजाए, उसमें से कुछ ऐसी धुन निकाले जो कि सबको मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन विंग के मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी इस बात की उम्मीद कभी लैन वांगजी को थी ही नहीं, तो वो कुछ और ही समझ रहा था। उसने जैसे ही विंग को देखा तो विंग ने उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं ऐसा वैसा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सबके सामने मेरे लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाओ, एक ऐसी धुन प्ले करो जिसे सुनने के बाद मुझे लगे कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। विंग ने जैसे ही ये सब कुछ बोला तो सभी लोग विंग की हामी में हामी भरने लगे, मतलब हाँ में हामी भरने लगे। भले ही हर कोई जानता था कि विंग और लैन वांगी दोनों ही एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं जिसकी वजह से भले ही विंग चेंज हुआ हो ना हुआ हो, हाँ विंग भी चेंज हुआ था, उसने फ्लर्टिंग छोड़ दी थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा असर देखने को मिला था लान वांगजी के ऊपर। लान वांगजी जो कभी भी किसी का टच पसंद नहीं करता था, किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता था, अब उसे अपनी हर एक तकलीफ़ में विंग चाहिए होता है। उसे हर एक चीज़, जब भी किसी चीज़ से मतलब घबराता है तो उसे विंग चाहिए होता है। अगर उससे किसी से बात करनी है तो उसे विंग चाहिए होता है। अगर उसे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है तो उसे विंग चाहिए होता है। अगर उसे किसी यात्रा पे निकलना है तो भी उसे विंग चाहिए होता है। और इस चेंज को देखने के बाद लैन सिचेन और लैन शिरेन बहुत ज़्यादा खुश थे। लैन सिचेन और लैन शिरेन दोनों ही अल्फा थे, लेकिन लैन वांगजी एक ओमेगा था और इस वजह से उनके अंकल और उनके भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे कि लैन वांगजी अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेगा। हालांकि उन्होंने भी अभी तक अपने उनके अंकल ने हमेशा ही अपने आप को बैचलर रखा है, उसने कभी भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, कभी शादी नहीं की, लेकिन अपने नेफ्यू से ऐसी उम्मीद वो नहीं कर रहा था। लैन सिचेन तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी से भी कन्वर्सेशन कर लेते थे, मतलब ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं लगता था अपनी बातों को किसी के सामने रखने में, किसी से बात करने में, किसी को अपना दोस्त बनाने में। लेकिन लैन वांगजी के लिए वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते थे। लेकिन विंग के आने के बाद वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि एटलीस्ट
उनकी नेफ्यू की लाइफ में कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं, वो विंग है। विंग सारे के सारे कल्टीवेशन वर्ड में अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने मैजिक के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने नटखट मतलब जो नटखट चीज़ें होती हैं उसके लिए, और भी न जाने किस किस चीज़ों के लिए वो फेमस था। हालांकि वो राज परिवार से नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग सारे सेक्ट के लोग चाहते थे कि मेरे सेक्ट में जो ओमेगा है ना, सेक्ट के लीडर्स जो थे उनके बच्चे अगर कोई ओमेगा है ना, तो उनकी इच्छा जरूर रहती थी कि विंग उसका मतलब हस्बैंड बने। और यहाँ पे अगर विंग खुद वांग जी को अप्रोच कर रहा था ना, तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं लैन सेक्ट के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और विंग को इतना फेमस देखने के बाद जो राजा थे ना, वी दाओ, उनके बेटे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। उनको एकदम चिढ़ मची रहती थी विंग से कि यार क्राउन प्रिंस वो हैं, प्रिंस वो हैं, उनकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तो विंग के पीछे सभी लोग ऐसे पड़े रहते हैं कि मानो अगर एक घर में 4 लड़कियाँ हो ना, तो वो चारों को चारों मतलब 4 ओमेगाज हैं, तो उन चारों की ही शादी वो विंग के साथ कराने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि विंग इतना कैपेबल भी था, उसने अपने आप को साबित भी किया था, लेकिन फिर भी वो राजाओं के परिवार से आते हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। जबकि नियम यही कहता है कि हर किसी सेक्ट के मेंबर्स को अगर वहाँ ओमेगा या बीटा है तो उन्हें राज परिवार में भेजना होगा उनकी सर्व के लिए, मतलब उन्हें वहाँ पे सर्व करना होगा, चाहे वो उनकी वाइफ बने, कॉन्क्यूबाइन बने या मिस्ट्रेस बने। लेकिन यहाँ पे विंग ने तो बिल्कुल एक पलड़ा ही पलट के रखा था। विंग की बात जैसे ही लैन सिचेन और लैन चिरेन ने सुनी, तो तभी लैन चिरेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए उससे बोला, हाँ वांग जी, मुझे लगता है तुम्हें मास्टर वी के लिए कुछ तो गाना चाहिए। आखिरकार आज उनका जन्मदिन है और तुम्हें उन्हें कुछ तो भेंट में देना ही चाहिए। तुम्हारी आवाज़ इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि मुझे लगता है कि मास्टर वी के लिए वो बहुत अच्छा सा तोहफा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें हम सभी को इस सभा में कुछ ना कुछ तो सुना ही देना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी की तरफ एक प्यारी सी स्माइल दी, और वांग जी ने भी अपने अंकल का जो मतलब वहाँ से उसे एक आदेश मिला था उससे एक्सेप्ट किया, और अपने गुचिंग को निकाल के वो मिड ऑफ द हॉल चले गया, हॉल के बीचों बीच चला गया। वहाँ पे उसके बैठने के लिए, उसके गुचिंग को रखने के लिए हर एक चीज़ वहाँ पे पहले ही प्रोवाइड कर दी गई थी। और आराम से बैठने के बाद उसने अपनी धुन भी बजाना स्टार्ट कर दिया था। जब तक वांग जी सभी को एक प्यारी सी धुन सुना रहा है, मैं इनकी लव स्टोरी कैसे बनी ये मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। एक्चुअल में सभी लोगों के लिए एक रूल है कि 16 से 20 साल की उम्र तक सभी लोगों को क्लाउड रिसोर्सेज जाके, यानी कि लैंड सेक्ट में जाके ही पढ़ाई करनी पड़ती है। और वो लैंड सेक्ट वाले लगभग सभी तरीके की युद्ध नीतियाँ जानते हैं, हर तरीके की कलाएँ जानते हैं, हर एक चीज़ मतलब चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ वो जानते हैं। इसलिए लाइफ के 4 साल हर कल्टीवेटर के लिए उस जगह पे जाके और वहाँ पे जाके पढ़ाई करना, युद्ध नीतियाँ सीखना और बाकी अदर कलाएँ सीखना, सभी चीज़ सीखना उनके लिए अनिवार्य होता है। और यही सारी चीज़ें लगभग हर कोई करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ओमेगा या अल्फा बीटा, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए रूल है। अगर वो एक कल्टीवेटर है तो वहाँ पे जाके उन्हें अपने जीवन के 4 साल, वो भी 16 से 20 साल की उम्र में ही उन्हें वहाँ पे जाना पड़ता है, और अपनी जो शिक्षा उन्हें वहाँ से लेनी है उसे लेना पड़ता है। विंग और जैन चैंग भी 2 साल पहले ही 16 साल के हो चुके थे, और एज पर रूल उन्हें भी वहाँ पे जाना था। उनकी सिस्टर पहले से ही वहाँ पे थी, यानी कि वो पहले ही अपने 2 साल की जो शिक्षा थी उसे ले चुकी थी, और करेंटली उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी क्योंकि वो 20 साल की हो गई थी। 4 साल उसने क्लाउड रिसोर्सेज में बिता दिए थे। वहाँ पे सिर्फ उन्हें गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियाँ मिला करती थी, कुछ कभी कभार 30 त्योहारों की छुट्टियाँ मिला करती थी, जिसमें वो अपने घर आया करते थे। विंग और जैन चैंग भी एज पर रूल वहाँ पे गए हुए थे, और उन्हीं के साथ और भी बहुत सारे लोग थे। लाइक वैन सेक्ट के दोनों बेटे थे, न्यू हेसांग भी था, वैन किंग भी थी, और वैनिंग अभी छोटा था, उसका टाइम नहीं आया था। और वी सेक्ट के यानी कि राज घराने के जो बेटे थे उनमें से भी छोटा बेटा, मतलब छोटा बड़ा दोनों ही था, लेकिन बड़े बेटे की शिक्षा अभी 1 साल बाद ख़त्म होने को आई थी। बड़ा बेटा विंग से 1 साल बड़ा और छोटा बेटा विंग से 1 साल छोटा था, इसलिए उनकी क्लास में तो फिलहाल कोई नहीं था। उनके क्लास में इस वक्त जैन चैंग, विंग, हेसांग, वैन किंग,
लैन वांगजी और वैन चाओ हैं। वैन चाओ का बड़ा भाई यानी कि वैन सू और जेन यांगली और जिन जिशियन, मैंग याओ और भी बहुत सारे लोग एक साथ हैं। यानी कि इनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और बाकी ये लोगों की शिक्षा 2 साल बाद पूरी होने वाली है। और इसके अलावा जिनकी शिक्षा 1 साल में पूरी होने वाली है उनमें मेन कबीलों में से ज़्यादा तो कोई नहीं है, सिर्फ वी सेक्ट से वी दाओ का बड़ा बेटा ही है। हम लोग विंग और लान वांगजी पे वापस आते हैं। विंग वैसे तो बहुत ज़्यादा नटखट था, लेकिन वो हर एक किसी को अपना दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर भी था। उससे जब लान वांगजी पे नज़र गई थी तो वो देखता है कि लान वांगजी एकदम अकेला रहता था। उसके साथ ना ही कोई बात किया करता था, ना ही उसके वो खुद भी किसी को बात करने के लिए अलाउ नहीं करता था। पहले पहले तो विंग ने वांगजी को बहुत ज़्यादा अनॉय किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिसकी वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगा था कि ये इंसान मुझसे दूर क्यों नहीं रहता। लेकिन बाद में विंग ने ठान ली थी कि मुझे इससे बात करनी है, इसे अपना दोस्त बनाना है। और उसने जिस चीज़ को यूज़ किया था ना, वो था अपने अल्फा फेरोमोन्स। जब भी वो वांगजी के करीब जाता था तो वो अपने अल्फा फेरोमोन्स को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा बहुत रिलीज़ किया करता था, जिसकी वजह से वांगजी कहीं ना कहीं उस अल्फा सेंट में कहीं ना कहीं तो खोता था। वो खुद एक ओमेगा था और उसे अल्फा सेंट अच्छी भी लगती थी। कुछ टाइम के बाद ही वांगजी में बदलाव आना शुरू हो चुका था। वांगजी विंग से वैसे तो दूर भी रहता था, उससे बात नहीं करने की कोशिश करता था, लेकिन साथ ही साथ जियोजुन ने ये तक नोटिस किया था कि अब वांगजी नजरें चुरा के बात करता था। वो शर्माने लगा था। वो विंग से बात जब भी किया करता था ना, तो उसकी नज़रें हमेशा नीचे रहती थी, उसके गाल हमेशा लाल रहते थे, उसके कान भी लाल रहते थे, यहाँ तक कि वो अपने फिंगर्स से भी खेला करता था। कहीं ना कहीं जेवजुन को समझ में तो आ रहा था कि विंग का कुछ ना कुछ असर तो लान वांगजी पे हो रहा है। और फाइनली 1 से 1.5 साल निकल जाने के बाद विंग ने फाइनली वांगजी को प्रपोज कर लिया था। भले ही वांगजी की इस वक्त हालत इतनी ख़राब थी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में, लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि अभी तक जितना ओपन अप वो विंग के साथ हुआ है, और विंग के जैसा प्रपोजल उसे लाइफ टाइम कोई और नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। भले ही उसे खुद राजघराने से क्यों ना प्रपोजल आ जाए, लेकिन फिर भी विंग के जैसे इंसान को पाना शायद उसकी किस्मत में ना हो पाए, या फिर हो सकता है कि किस्मत उसे दोबारा इतना अच्छा ऑफर नहीं देगी। इसलिए बहुत शर्माते हुए, बहुत घबराते हुए उसने विंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। और तब से ही, यानी कि पिछले 6 महीने से ही वो दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रह रहे हैं। विंग ने वांगजी को टोटली पूरी तरीके से चेंज कर लिया, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। वांगजी अगर ओपन अप हुआ है तो सिर्फ विंग के साथ, अगर वो बातें करता है तो सिर्फ विंग के साथ। बाकियों के साथ अभी तक उसका बिल्कुल वैसा ही नेचर है, लेकिन हाँ, अब उसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ देखे घबराहट नहीं होती है कभी भी। लोगों से बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसे कभी भी ये नहीं लगता है कि उसे अब अपनी बातों को यहीं पे छोड़ देना चाहिए, हाँ ना क्यों कैसे। ये एक एक दो दो शब्द के जो वो सेंटेंस बोला करता था ना, अब वो बढ़ के थोड़ा ज़्यादा हो चुके थे। कहीं ना कहीं चेंजेस तो आए थे लान वांगजी में, और इस चेंजेस हर किसी को पॉजिटिव साइन दे रहे थे कि लान वांगजी फाइनली अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर चुका है। इसलिए किसी को विंग और वांगजी की इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन विंग को एक बात अच्छे से क्लियर थी कि उसे 21 साल का होने तक शादी करने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और इस बात के लिए उसने वांगजी से भी बात कर ली थी, और वांगजी भी इस बात के लिए बिल्कुल एग्री था कि जब तक उन दोनों की शादी 21 साल नहीं हो जाते वो वेट कर सकता है। लैन चिरेन ने तो पहले ही जियांग सेक्ट के आगे प्रपोजल रख दिया था कि जैसे ही विंग 18 साल का हो जाता है तो वो इनकी शादी की बात कर लेंगे। और वांगजी पहले ही 18 साल का हो चुका है, यानी कि 2 महीने पहले ही वो 18 साल का हो चुका है, तो अब उसके अंडर एज होने की भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो अंडर एज है, इसलिए उन लोगों की शादी कराई जा सकती है। लेकिन जियांग फेंगमियान ने क्लियरली बोल दिया था कि जब तक विंग को 21 साल नहीं हो जाते वो उसकी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो यही थी इनकी लव स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, क्योंकि स्पेशल चीज़ें तो आगे होंगी। इस चीज़ को हम यहाँ पे छोड़ के अब प्रेजेंट में आते हैं। हमारी इस कहानी को सुनाते हुए लगभग वांगजी भी अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर चुका था, और उसके परफॉर्मेंस से जो सभी लोग खुश हुए थे ना, इस वक्त पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ें गूंज रही थी। इतनी ज़बरदस्त तरीके की तालियां सिर्फ वांगजी के लिए की जा रही थी, क्योंकि वांगजी ने परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया था, इतना प्यारा उसने जिधर प्ले किया था, इतनी प्यारी सी आवाज़ में उसने एक
प्यार भरा गाना उसने विंग को डेडिकेट किया था। भले ही आज तक वांग जी के मुंह से कभी भी कोई प्यार भरे गाने सुनने की आदत किसी को भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उतना भी मतलब एकदम रोमांटिक टाइप नहीं था। हाँ, अच्छा खासा ही था, जो कि विंग को डेडिकेट किया गया है ये हर कोई गेस कर सकता था। सारे का सारा समारोह कंप्लीट हो चुका था। लोग पूरी तरीके से थक भी चुके थे। जिन्हें घर जाना था वो घर जा चुके थे और जिन्हें वहाँ पे रहना था उनके लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। विंग अच्छे से जानता था कि लान वांग जी आज बुरी तरीके से थक गया होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि लान वांग जी को लोगों के आसपास रहने में कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी उसने उसे मतलब खुद को बदलने की कोशिश की है विंग के लिए। तो ऑफकोर्स सी बात है, विंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे कंफर्टेबल फील कराए। इसलिए अभी वो सोच रहा था कि नाइट में उसके रूम में जाके वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से वो अपने घर आए हुए हैं, यानी कि यंगमैन शहर आए हुए हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, तब से लेके अभी तक लान वांग जी ने भी उसको बहुत याद किया होगा, और उसने तो लान वांग जी को हद से ज़्यादा याद किया है। नाइट के टाइम पे वो लान वांग जी के लिए एक ट्रे में एक हर्बल टी लेके जा रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वांग जी थक गया होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसे कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो कि वो उसे पिए और उसके बाद रिलीफ भी फील करे, और हर्बल टी ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। विंग उस टी को एक ट्रे में लेके अपने हाथों में उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वांग जी रह रहा था। कमरे के दरवाजे को आराम से खोलने के बाद वो पाता है कि वांग जी अभी भी अपने गुचिन को प्ले कर रहा है और एक प्यारी सी धुन उसमें बजा रहा है। वांग जी ने जैसे ही महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा खुला है, तो उसने ये भी महसूस किया कि ये कोई और नहीं, विंग है। उन दोनों के बीच का रिश्ता ही इतना अच्छा हो चुका था ना, कि मानो अब वो एक दूसरे के सेंट से भी पहचानने लगे थे। वांग जी ने बिना टर्न हुए, बिना अपने आप को रोके ही कंटिन्यू रखा अपने किचन को बजाना। साथ ही साथ विंग ने भी उसको बिना डिस्टर्ब किए उसके पास गया, सामने वाले टेबल पे उस टी को रख दिया और सामने उस खिड़की के सामने जाके खड़ा होके वांग जी को देखने लगा, जहाँ से बहुत ठंडी ठंडी सी और बहुत प्यारी सी हवा आ रही थी। वहाँ पे जाने के बाद वो एकटक सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी को देख रहा था। लान वांग जी ने जैसे ही महसूस किया कि विंग एकटक उसी को देखे जा रहा था, तो उसके इस एहसास से ही लान वांग जी के जो चीक्स थे ना, वो रेड होने लगे थे। कहीं ना कहीं एक अलग सी हॉटनेस उसको फील होने लगी थी, और वो चाहता था कि विंग इस वक्त अपनी नज़रों को अब मुझसे हटा दे, क्योंकि विंग का वांग जी को एकटक ऐसे देखे रहना वांग जी को ऐसा फील करा रही थी कि कहीं वो शर्म से यहाँ पे पानी पानी ना हो जाए। उसने अपने गुचिन को बजाना बंद किया और उस गुचिन को अपने काउच के अंदर रख लिया, और फाइनली अपने सीट से उठते हुए वो अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए विंग के करीब पहुंच गया। विंग ने अभी तक अपनी नज़रों को वांग जी के फेस से बिल्कुल भी हटाया नहीं था। वांग जी जैसे ही उसके करीब पहुंचा, तो उसने अपने एक हाथ को वांग जी के चीक्स पे लेके गया और अपने थंब से उसके चीक्स को रब करते हुए बोला, क्या सच में मेरा इतना असर होता है तुम पे? तो तभी लान वांग जी ने अपने नज़रों को नीचे झुकाया और धीरे से अपने सर को विंग के चेस्ट पे रख लिया, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था, और इस चीज़ को न जाने वो कितने दिनों से मिस कर रहा था। विंग ने भी अपने हाथों को वांग जी के अराउंड रैप करते हुए वांग जी को फिर से छेड़ते हुए बोला, बाय द वे मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो तभी वांग जी उसको मतलब एक बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखने लगा और उससे बोलने लगा, मैंने दिन में गाना तो गाया था। उसने बहुत इनोसेंटली ये सब कुछ बोला था। तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है, मुझे मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए जो तुम सिर्फ मुझे देते हो। मुझे नहीं पता, वो गाना तो तुमने सबको सुनाया था, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट हो सकता है? मुझे तो ऐसा गिफ्ट चाहिए जो सिर्फ मुझे देते हो। वांग जी विंग की ये डबल मीनिंग वाली जो बातें थी ना, वो समझ चुका था, और कहीं ना कहीं उसे ये फील होने लगा था कि सच में मैंने इस इंसान को अपने लिए चूज किया है, जिसके दिमाग में हमेशा डबल थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिसके लिए मैं एकदम खुद को तैयार नहीं कर पाता। लेकिन बर्थडे बॉय ने विश किया है तो ऑफ कोर्स सी बात है, उससे कंप्लीट तो करना ही होगा, और क्यों भी करे भी क्यों ना, आखिरकार उससे इस चीज़ की डिमांड करने वाला उसका प्यार जो है। वांग जी ने अपनी नज़रों को धीरे से ऊपर उठाया और एक स्मॉल सा पैक
विंग के लिप्स पे दे दिया। विंग को जैसे ही अपने लिप्स पे वांग जी के लिप्स फील हुए थे ना, उसको तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा गिफ्ट में भी लाइफ टाइम से कोई और नहीं दे सकता, और इतना काफ़ी था उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। उसे इससे ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी, एक पैसिनेट सा किस नहीं चाहिए था, कोई स्किन टच नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, वांग जी की जो किसेस होते थे ना, वो विंग को ज़रूर चाहिए होते थे। विंग उनके लिए हमेशा डिस्परेट रहा करता था। जैसे ही वांग जी ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स से हटाया, तो उसने फिर से शर्म के मारे अपने सर को फिर से विंग के चेस्ट पे छुपा लिया। विंग भी इस बात को समझ चुका था, और उसने भी अब और ज़्यादा डिमांड ना करते हुए वांग जी को अपने आर्म्स में अच्छे से रैप कर लिया, और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। और उसके बाद वांग जी से पूछने लगा, तुम्हें आजकल अच्छे से नींद तो आती है ना? वांग जी फिर से विंग की तरफ देखने लगा और बोलने लगा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहेगा? विंग ने वांग जी को अपने से थोड़ा सा अलग किया, और उसके आर्म्स को पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि हमारे बीच में हमेशा हर एक चीज़ ठीक रहेगी। इतना चिंता क्यों करते हो तुम? वो सिर्फ एक बुरा सपना था, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? कम से कम 4 से 5 महीने हो चुके हैं उस बात को, और तुम अभी तक उस बात को लेके इतना डरते रहते हो। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, मेरी फैमिली वाले मान चुके हैं, तुम्हारी फैमिली वाले मान चुके हैं, बस हमें 3 साल और इंतज़ार करना है, उसके बाद हम दोनों एक साथ होंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उस चीज़ को भूलने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ही ये सारी चीज़ें बैठ गई हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारा हूँ, और तुम्हारे अलावा किसी और का कभी नहीं होने वाला। याद रखना, तुम मेरी लाइफ का एक ऐसा सच हो जिसको मैं कभी भी नकार नहीं सकता, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी खुशी की चीज़ हो ही नहीं सकती। ऐसा कहते हुए उसने फिर से वांग जी को अपनी तरफ खींचा, और फिर से उसको एक टाइटली हक देते हुए, उसके बालों को रब करते हुए, उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले सुला देना चाहिए, वरना तुम रात भर इसी टेंशन में घूमते रहोगे। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी को अपने गोद में ले लिया ब्राइडल स्टाइल में, और जाके उसे बेड में लेटाते हुए, उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए, उसके सर को थपथपाते हुए अब धीरे धीरे वो कुछ गुनगुनाने लगा था, जिसकी वजह से वांग जी भी धीरे धीरे अपने स्लीपी वर्ल्ड में जाने लगा था, यानी कि वो अपनी नींद की दुनिया में जाने लगा था। और वो नींद की दुनिया से कल सुबह उठेगा, और हमें नेक्स्ट पार्ट भी अब कल ही मिलेगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा, और प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जिसे वीडियो पसंद नहीं आ रही है वो बिना किसी हेटेड कमेंट के पहले ही छोड़ दें। सॉरी, मैं आज पहले बोलना भूल गई थी, तो आगे से इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।